कि बेरेक से दोस्ती बनाए। जो लोग टॉप करते हैं उनको माना जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही रहते हैं। तो अपने एकेडमी के बारे में बताइए, आपका कितने मार्क्स वगैरह रहे थोड़ा। फैमिली में फर्स्ट जनरेशन लगा जीएस के लिए आप कौन सी बुक प्रेफर किए? और मतलब मैं खुद रो भी रहा था। मेरे डेली कोशिश करिए कम से कम 30 पन्ना 30 पन्ना 35 पन्ना तो लिखिए। तो दहेज वहेज वगैरह लेंगे कि नहीं? तैयारी तब शुरू करिए जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। ये 60% गेम जो है वो मेमोरी पावर का है कि मैं जिस दिन रिजल्ट आएगा तो मैं मतलब अपनी सारी एनर्जी को एक जगह एकत्रित करके बहुत जोर से चिल्लाऊंगा। तो 10 बुक को 10 बार पढ़ने के अलावा एक बुक को 1000 बार पढ़ना, अपने ही वॉइस में उसको रिकॉर्ड कर लेता था। 6-7 घंटे पढ़ता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आप देख रहे हैं अखंड एक्सप्रेस। आज हमारे गेस्ट संकल्प राज हैं। सर ने अभी हाल ही में बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में 55वीं रैंक हासिल की है। आज हम सर से बातचीत करेंगे इनकी जर्नी के बारे में। इन्होंने इस प्रिपरेशन के दौरान कितना टाइम दिया, इसकी तैयारी कैसे की, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का सिलेबस क्या होता है, इन्होंने इसकी तैयारी कैसे की, कौन सी बुक प्रेफर किए, ये सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देरी ना करते वीडियो शुरू करते हैं। सर पहले अपना बारे में परिचय बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आप सभी लोगों का और आपकी टीम का मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं। मेरा नाम संकल्प राज हुआ। मैं प्रॉपर बिहार समस्तीपुर से आता हूँ। मैं करंटली भी बीएचयू में अपना पीएचडी परसू कर रहा हूँ और मेरी पीएचडी के भी 2 वर्ष हो चुके हैं। और इसी बीते वर्षों में मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया और ये ईश्वर की कृपा रही है कि मैं बीएचयू में रहते रहते मैं अभी सक्सेसफुली बिहार जुडिशियल सर्विस क्रैक कर दिया। सर ये जब रिजल्ट आया तो मतलब जैसे रिजल्ट आया तो आपको क्या महसूस हुआ, किस प्रकार से खुशी मिली, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरा एक ही मतलब वो एम था कि मैं जिस दिन रिजल्ट आएगा तो मैं मतलब अपनी सारी एनर्जी को एक जगह एकत्रित करके बहुत जोर से चिल्लाऊंगा। तो ठीक वैसा ही हुआ। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं बहुत जोर से मतलब खुशी जाहिर किया भगवान के प्रति और अपने प्रति कि मैंने जो एक सपना देखा था उसको मैंने क्रैक कर लिया है। सर घर वालों का दोस्तों का किस प्रकार से रिएक्शन? घर वालों दोस्तों का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था कि मतलब जब कोई चीज़ आपको मतलब एक टाइम पे जब मिलनी होती है वो जब मिल जाती है तो आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मतलब मैं खुद रो भी रहा था। मेरे गार्जियन भी थे, पापा मम्मी, उनके आंख में भी नम आंसू थे इस बात का कि मतलब जो बच्चा चाह रहा था उसको मतलब भगवान उस स्टेज पर दे दिए। तो सर ये बताइए, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि इसके बाद पहले भी कोई आप दिए थे? नहीं नहीं, ये मेरा बिहार का फर्स्ट अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं प्री दिया था अदर स्टेट के, जैसे मैंने यूपी दिया है, एमपी दिया है, उत्तराखंड दिया है, बट जो मैं चाहता था कि अपने बिहार स्टेट को क्रैक करूँ वो मेरा बिहार के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट था। सर कृपया आप अपने एकेडमिक के बारे में बताइए। आपने एलएलबी, उसके बाद एकेडमिक 11-12 कहाँ से किया है और उसके बाद एलएलएम पीएचडी कहाँ से करने के बारे में बताइए। मेरा जो 11-12 हुआ वो पटना से हुआ है, ज्ञान निकेतन से। उसके बाद मैं बीएससी एलबी कोर्स किया हूँ 15 से 20, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया से है। उसके बाद मैं कोविड के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स चल रहा था तो 1 ईयर एलएम किया हूँ पौंडीचेरी से। उसके बाद 21 में एलएम कंप्लीट हुआ और एलएम कंप्लीट होने के बाद ही मैं मतलब फुल फ्लेज में प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। और प्रिपरेशन के टाइम मैं घर से थोड़ा दूर था क्योंकि घर पे पढ़ाई का माहौल उस तरह था नहीं। तो मैं अपने आप को प्रॉपर इलाहाबाद में शिफ्ट कर लिया था और वहीं मतलब कोचिंग का जो हेल्प मिलता है या गाइड मिलती है दोस्तों के साथ रह के मैं प्रॉपर 1 डेढ़ साल इलाहाबाद रहा हूँ। और मीनवाइल प्रिपरेशन के टाइम ही मेरा पीएचडी यहाँ हो चुका था। और जब बनारस में पीएचडी हुआ उसी टाइम मैं बीएचयू में रहते हुए बिहार का प्री दिया हूँ, मेंस दिया हूँ और बनारस के इस प्रांगण में ही मेरा इंटरव्यू का ही प्रिपरेशन हुआ है। और लकीली महादेव की कृपा है कि मैं यहाँ से मत अपना जब जब भी जाऊँगा तो ये ले कह के जाऊँगा कि बनारस मुझे ये जुडिशरी का एक कार्ड देते ही जाए देते हुए जाए। सर ये थोड़ा बताइए, जैसे आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस किस प्रकार से था? जैसे जो लोग टॉप करते हैं उनको माना जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही रहते हैं। तो अपने एकेडमिक के बारे में बताइए, आपका कितने मार्क्स वगैरह रहे, थोड़ा अगर डिस्क्लोज करना चाहें तो। ऐसा कुछ नहीं। मैं मानता हूँ कि मैं शुरू से एवरेज बच्चे जैसे रहा हूँ, जैसे आप लोग सभी है एकदम एवरेज। मतलब उतना पढ़ना जितना काम आना चाहिए, बस यही मेंटेलिटी बचपन से रही है। क्योंकि मेरा थोड़ा स्वभाव था थोड़ा घूमने का और खेलने कूदने वाला बच्चा मैं शुरू से रहा हूँ। तो बात रही मार्क्स डिस्क्लोज की, मेरे 12th में 85 या 86% थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और एलएलबी में मेरा भाई 8 सीजीपी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि 8 सीजीपी से आपको नीचे नहीं आना है। तो मैं कोशिश करता था कि जो 8 जीपीए का जो स्कोर है उसको मेंटेन करूँ। बस एकेडमिक लाइफ में ऐसा ही रहा है। बियॉन्ड बियॉन्ड टॉप तो नहीं मैं कह सकता, बट ये कह सकता हूँ कि मैं एवरेज बच्चे की तरह रहा हूँ। सर हम थोड़ा जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। ये मतलब पीसीएसजे का सिलेबस किस प्रकार से, उसका पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताना। देखिए सबसे पहले तो जितने भी एस्पिरेंट्स जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं
उनको सबसे पहले ये टारगेट करना चाहिए कि इनको किस स्टेट पे फोकस करना है, क्योंकि हर स्टेट का अपना एक डायमेंशन है और हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट लोकल लॉज और हिंदी इंग्लिश का पैटर्न है। तो जैसे आप बिहार टारगेट करते हैं तो पहले बिहार का सिलेबस देखिए, प्री देखिए, मेंस देखिए, और इंटरव्यू तो सब्जेक्टिव नहीं, पूरा ब्रॉड रहता है। तो जैसे आप प्री देखेंगे तो देखेंगे कि बिहार में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो हर स्टेट में नहीं पूछे जाते, जैसे कमर्शियल लॉ के पेपर है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सेल्स है, सोगा है, पार्टनरशिप है। तो पहले आप प्री को टारगेट करें स्टार्टिंग में, और तैयारी तब शुरू करिए जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि अक्सर लोग यही चूक करते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन हमेशा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप वैकेंसी का नोटिफाई होते प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मार्जिन ऑफ एरर अपने अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप प्रिपरेशन हमेशा से करते रहें, वैकेंसी के नोटिफाई होने से पहले भी। तो बेसिकली प्री के लिए बस एक सिंपल सा फंडा है जो सभी लोग जानते हैं, कि आप डायरेक्ट पढ़िए, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए मेमोराइज करने का, क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि 60% गेम जो है वो मेमोरी पावर का है। और मेमोरी पावर ऐसा नहीं कि किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, ये बात केवल और केवल प्रैक्टिस की है। आप प्रैक्टिस करिए, एक ही बुक को बार बार लगाइए, कोशिश करिए कि मतलब आज अगर आपने 10 सेक्शन पढ़ा है तो उस 10 सेक्शन से रिलेटेड एक या दो बुक जो आपको अच्छा लगता है उसका आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए उसको याद करने का। प्री के लिए तो बस यही रामबाण है कि डायरेक्ट एमसीक्यू आपको रेगुलर बेसिस पे लगाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। और बात करते हैं जब मेंस की, तो मेंस का जो एक फार्मूला है वो यही है कि विद इन द टाइम लिमिट जो 3 घंटे का समय मिलता है हम लोगों को, उस समय में आप ये कोशिश करिए कि आप 34-35 पन्ने की जो कॉपी मिलती है मेंस की तरफ से, मेंस एग्जाम में कमीशन की तरफ से, उसको फुलफिल करने का टारगेट बनाइए। और ये टारगेट एक दिन में अचीव नहीं होगा, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। कोशिश करिए कि जब मेंस नहीं भी है फिर भी आप बुक से देख के लिखिए, बट लिखिए डेली। कोशिश करिए कम से कम 30 पन्ना 35 पन्ना तो लिखिए, क्योंकि अगर आप ये लिखेंगे ना तो आपको मेंस के टाइम प्रेशराइज नहीं होना पड़ेगा कि मेरी आंसर कंप्लीट नहीं हो रही है, मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसा हमारे सीनियर्स कहते थे, जैसा हम लोग मैंने भी अनुभव किया है कि अगर आपका पेपर कंप्लीट है तो आप ये कह सकते हैं कि आपका मेंस में स्कोर अच्छा आएगा, क्योंकि एक नंबर भी आपका छूटता है तो कहीं ना कहीं आप मेरिट से खुद को बाहर पाएंगे। और इंटरव्यू जो है वो बेसिकली आपका एक ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट है। आपसे वहाँ क्या पूछा जाएगा ये आपको खुद नहीं पता है। ये एकदम ओशियन की तरह इंटरव्यूज का जो स्टेज होता है। आप अपने पर्सनालिटी पे काम करिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए। एकदम छोटे छोटे पॉइंट पढ़िए, एकदम छोटे छोटा पॉइंट। जैसे टीपीए की बात की, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी में क्या नहीं आता है, एक्शनेबल क्लेम क्या है, जो डिफिनीशन पार्ट होते हैं वही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू एक थोड़ा सा स्ट्रेटजिकल गेम भी होता है, क्योंकि इस इंटरव्यू हमेशा फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं सब। फॉलो अप क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि जहाँ पे आप सेंटेंस को इंड करेंगे वहीं से एक दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। सर आपसे इंटरव्यू मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे? जैसे मेरा तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था मेरी पीएचडी टॉपिक से, क्योंकि मैं चाहता भी था कि पीएचडी टॉपिक पे मेरे से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाए। तो जो मेरा पीएचडी टॉपिक था उससे 3-4 क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं हमेशा से ये सोचता था कि मुझे सेंटेंस कहाँ इंड करना है, क्योंकि जहाँ सेंटेंस आप इंड करेंगे वहां से फॉलो अप क्वेश्चन वो लोग स्टार्ट करते हैं पूछना। और जहाँ आपको नहीं आता है वो आप बिल्कुल सच्चाई के साथ बताइए कि सर यहाँ मुझे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है, मैं इसको नहीं जानता हूँ, या मैं इसको जाके कल परसों फिर से पढ़ लूंगा। तो आप कॉन्फिडेंटली बोलिए सर आई हैव नो नॉलेज रिगार्डिंग दिस पॉइंट राइट नाउ, आई विल रीड अबाउट इट, इस तरह सर से। यदि कोई क्वेश्चन याद हो जो इंटरव्यू में आपने पूछा हो तो बताना चाहें? जैसे मुझे याद है कि एक सेक्शन 17-18 जो अनसर्टेनिटी ऑफ जुरिसडिक्शन है, सीपीसी में ये पूछा गया था हमसे। फिर मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ एग्जाम्पल देने के लिए पूछा गया था। और एक दो क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे, होल्डर होल्डर ड्यू कोर्स क्या होता है, नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। क्वेश्चन सब बेसिक्स ही रहते हैं इंटरव्यू में, बट आप उस समय इतने प्रेशर सिचुएशन में रहते हैं कि आप खुद को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आप काम करिए कि कैसे आप अपना नर्व कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे पेशेंसली वहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। सारा गेम वहाँ पे मतलब जितने भी लोग कहते हैं कि पर्सनालिटी का है, वो पर्सनालिटी का ही है। और मतलब ऐसा नहीं कि आपको लॉ नहीं आता होगा, लॉ तो सबको आता है, बट वहाँ प्रेशर सिचुएशन में आपको बस 20 मिनट का जो मतलब एक इन्वायरमेंट सर्कल है उसको आपको मेंटेन करना है, अपने नॉलेज से भी, अपने पर्सनालिटी से भी। तो सर जैसे आप कहीं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे किए थे, मॉक वगैरह कहीं दिए थे कि नहीं? किसी मॉक वगैरह तो मैं कहीं बाहर जाके दिया नहीं, मॉक वगैरह तो रूम में ही जो ऑनलाइन फैसिलिटी थी वहाँ दिया। और जो हॉस्टल का माहौल है, 3-4 लोगों को बैठाता था संडे संडे, और बोलता था कि भाई आप कुछ क्वेश्चन पूछिए। और हॉस्टल में जितने लोग हैं आप उनसे भी वार्तालाप करते रहिए भाई, जब भी टहल रहे हैं साथ में, या सीपीसी से 4-5 क्वेश्चन पूछ ले, सारे थे 3-4 क्वेश्चन पूछ ले। तो जितना आप इंटरेक्ट करेंगे, जितना आप बोलने की कोशिश करेंगे,
इंटरव्यू में आपको ये फ़ायदा मिलेगा। सर कृपया बताइए मेंस के लिए मतलब कौन-कौन सी बुक से पढ़ा जाए? उसकी तैयारी कैसे करें? जैसे बुक तो बहुत है मार्केट में, बट आप सर कौन-सी मतलब बुक से पढ़े थे? देखिए हर आदमी का कंफर्ट ज़ोन होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो परीक्षा मंडल की गाइड है, वो मेरे लिए बेस्ट सूटेबल गाइड थी, क्योंकि उसमें सारा कंटेंट कंसाइज़ वे में दिया हुआ था। मतलब कंसाइज़ कहने का मतलब एक ही जगह एकत्रित करके दिया हुआ था। हर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था। तो आप उसको पढ़िए, उसको पढ़ने के साथ-साथ आप अपना एक नोट्स बनाइए। नोट्स इन द सेंस कि मतलब हर जगह कंटेंट अवेलेबल है, बट आपको कैसा कंटेंट अच्छा लग रहा है। जैसे आप 10 पन्ना पढ़े, हो सकता है कि 10 पन्ने को आप 2 पेज में समराइज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि जितना आप पढ़ रहे हैं, उसका एक समरी नोट्स बनाइए, जिसको हम लोग सिनॉप्सिस भी कहते हैं। क्योंकि मेंस के टाइम जब आप प्रिपरेशन करने होंगे ना, या जब आपके पास समय रहेगा रिवीजन करने का, जो पेपर के बीच में गैप मिलता है, वो समय आपको सिनॉप्सिस ही काम देगा। तो कोशिश करिए कि नोट्स पढ़िए, गाइड पढ़िए और एक छोटा-छोटा हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन के फॉर्म में सिनॉप्सिस बना के रखिए। 10 पन्ने का, 15 पन्ने का, ताकि वो सिनॉप्सिस आपके लिए एक समझिए कि वो रामबाण उपाय है। सर जैसे तैयारी करते हैं कभी-कभी सिलेक्शन नहीं होता, किसी भी कारण से आदमी मोटिवेट हो जाता है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए लाइफ का पार्ट है अप एंड डाउन, इसको तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारा ऐसा मानना है कि आप हमेशा कर्म पे ध्यान दीजिए, जो फल है वो ऑटोमेटिक मिलना ही मिलना है। और बात रहा वैकेंसी आता रहता है, कभी कभी वैकेंसी नोटिफाई नहीं होता है, तो आप अगर सेट कर लिए अपने माइंड में कि हमको जुडिशरी क्रैक करना है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी आपकी जो जर्नी है वो लॉ का जर्नी है, तो कहीं ना कहीं आप गलती किए हैं, कहीं ना कहीं छोटा सा मिस्टेक तो हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जब वैकेंसी नहीं आ रही है, तब आप ज़्यादा पढ़िए। होता बहुत मुश्किल है पढ़ना उसमें, बट लिटरली फैक्ट यही है कि आपको उस समय ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और वैकेंसी के टाइम जो मतलब रिजल्ट ना होने पे जो डिमोटिवेशन होता है, वो वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए पहली बात तो। उससे भागना नहीं चाहिए किसी भी इंसान को। फेलियर को हमेशा गले लगाइए, क्योंकि वो जीवन में आप नहीं तो सीखते हैं, नहीं तो फिर जीतते हैं। आप हारते कभी नहीं। तो जब आप जीत गए तो अच्छी चीज़ है, जब नहीं जीते समझिए कि आपका संघर्ष है, अभी आपको आगे बढ़ते रहना है। सर मतलब आपको कब लगा कि जज ही बनना चाहिए और इसकी सीरियसली प्रिपरेशन आप कब किए थे? शुरू किए थे? जब मैं 5th ईयर में था, तो मुझे लगा था कि मतलब जुडिशरी करनी है। और ये क्लियर था कि मतलब वैकेंसी आपको ठीक है नहीं, कि मतलब कब आएगी कब नहीं आएगी। तो मैं ये सोच लिया था कि मैं आईएलएम पहले परस्यू कर लेता हूँ। तो जब मैं आईएलएम की तैयारी कर रहा था, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि एमसीक्यू का जो पैटर्न होता है, वैकल्पिक क्वेश्चन का जो पैटर्न है, उसको कैसे क्रैक करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बेस बनाना मैंने 5th ईयर में शुरू कर दिया था। और फुल फ्लेज में जो जुडिशरी की तैयारी, जो प्री मेंस की जो मतलब पैटर्न पे जो तैयारी करना होता है, वो मैं मतलब आईएलएम कंप्लीट करने के बाद 2021 से शुरू किया। सर आपके कोई फैमिली बैकग्राउंड में आप फर्स्ट जनरेशन लॉ है कि कोई और भी मतलब लॉ फील्ड में ही है आप? नहीं, इस बात का मुझे थोड़ा-सा वो कॉन्फिडेंस भी रहता है, कभी-कभी डर भी लगता था कि मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन आया हूँ, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था लॉ फील्ड में। जैसे लोग होते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि मतलब कुछ है नहीं तो एटलीस्ट आदमी जाके प्रैक्टिस शुरू कर देगा। ऐसा कि मेरे बैकअप में तो कुछ भी नहीं था, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ। सर देखा जाए जैसे जो टॉप करते हैं उनको माना जाता है 24 घंटे पढ़ते होंगे। तो आप दिन में मतलब कितने घंटे पढ़ते होंगे आप? मेरा ऐसा मानना है कि मैं 6-7 घंटे पढ़ता था। ऐसा कुछ नहीं कि मैं हमेशा सीरियस मूड का बच्चा रहा हूँ। मुझे मतलब पढ़ाई के साथ-साथ खुद को पीस करना, खुद को काम करना बहुत पसंद है। मैं इसी हॉस्टल में रहा हूँ, पीछे बैडमिंटन खेलता था, शाम में 1 घंटा टहलने जाता था। दोस्तों के साथ रूम में बैठ के कभी-कभी किसी टॉपिक की बात हो गई तो बात करता था। बट ये है कि मतलब हर दिन का जो आपका एक प्री प्लान एक्टिविटी है, कि मुझे आज सीआरपीसी रिवीजन करनी है, मुझे आज सीपीसी रिवीजन करनी है। तो जो आपका एक्टिविटी प्लान है स्टडी को लेके, वो कंप्लीट करिए पहले। पहला प्रायोरिटी उसको दीजिए, उसके बाद प्रायोरिटी दीजिए किसी और चीज़ को। खासकर वो चीज़ ढूँढिए जो लगता है आपको काम नहीं देता हो। मतलब आपके अंदर की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता हो। ठीक है, आपको लगता है कि 4 लोगों से बात करके हमको शांति मिलती है, तो आप बात करिए। अगर नहीं लगता है बात करने का मतलब, तो मत बात करिए। अगर लगता है ठीक है 1 घंटा बैडमिंटन खेलने से हमको रिलैक्स महसूस होता है, तो हम खेलेंगे। किसी के कहने पे नहीं कि हम बैडमिंटन खेलने चलो तो चल दिए। आप वो करिए जो आपको सच में अच्छा लगता है, और किसी के बहकावे में नहीं जाएँ और ना जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने लिए यहाँ पे हैं, किसी और के लिए यहाँ पे हैं। सर आप तो जैसे अब जज बन चुके हैं, तो आपका क्या उद्देश्य है आगे क्या करने के लिए सोसाइटी के लिए कुछ? मेरा ऐसा मानना है कि मेरा उद्देश्य जो है मतलब जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ ग्रुप है, या मतलब जितने भी मतलब लोग हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने फैमिली में फर्स्ट जनरेशन आया हूँ। मैं अपनी फैमिली में ये चीज़ महसूस की है कि लोगों को केवल जानकारी के अभाव में उनका पैसा, उनका समय बहुत बर्बाद होता है।
तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं इस फ़ील्ड में रहते हुए कैसे और बेहतर तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से लीगल अवेयरनेस पे काम कर सकूँ, ताकि लोगों को ये पता रहे कि उनका राइट क्या है। जैसे अभी छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, जैसे आपको पता होगा हरिजन थाना है। ऐसे बहुत लोगों को नहीं पता है कि उनके लिए स्पेशल से हरिजन थाना है, जो उनके राइट को प्रोटेक्ट की बात करता है। मैं अपने समाज में ये चीज़ महसूस किया हूँ, तभी मैं ये एग्ज़ाम्पल को कोट कर रहा हूँ। तो मेरा ऐसा सेटअप मैं बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या कर सकते हैं मैं जुडिशरी में रहते-रहते, ताकि अवेयरनेस पे काम किया जाए। लेकिन सर जुडिशरी में रहते तो आपके मतलब लाइफ तो लिमिटेड हो जाएगी। अगर प्रैक्टिस फील्ड में होते तो इसमें ज़्यादा वर्क कर पाते, मुझे जहाँ तक लगता है। तो इस पे देखिए लाइफ लिमिटेड इस सेंस में है कि आप सोसाइटी एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बट सोसाइटी एक्सप्लोर करने का कोई फिजिकल मीडियम हो ये ज़रूरी नहीं है। अब तो वर्चुअल इतने मीडियम है कि आप सोसाइटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हर जगह हूँ, मैं हर जगह रहूँ, बट ये हो सकता है कि मैं हर जगह नहीं भी रहूँ, बट मेरे जो विचार है वो हर जगह रहें। ऐसा हो सकता है कि मैं 4 लोगों को बैठाऊँ, कुछ अपने बारे में बताऊँ, कुछ लोग हमसे सीखें और कुछ टॉपिक पे बात हो सकता है कि वो लोग कहीं लिखें या वो लोग कहीं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से इस चीज़ को आगे डिक्टेट कर सकते हैं। तो ऐसा मानना है कि अवेयरनेस ज़रूरी नहीं कि फिज़िकली हो, अवेयरनेस वर्चुअल भी हो सकता है। सर कृपया अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि मतलब पेरेंट्स और कितने भाई-बहन यदि बताना चाहें? मेरे पेरेंट्स मतलब छोटा-सा एक स्कूल चलाते हैं, कक्षा 5वीं तक 8वीं तक की वो स्कूल है, बिहार सरकार की से रेगुलेशन से चलती है। मम्मी उसी में पापा का सहयोग करती है एज़ अ टीचर। मेरी जो बड़ी बहन है वो सब इंस्पेक्टर है, बिहार में पोस्टेड है और जो छोटी बहन है वो बिहार में ही अकाउंटेंट है और मैं घर का सबसे छोटा हूँ और मैं उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में अभी सिविल जज क्रैक किया हूँ। तो सर शादी-वादी हुई है कि नहीं आपकी? नहीं, अभी तो बैचलर लाइफ़ ही चल रहा है, अभी तो शादी-वादी कुछ तो दहेज-वहेज वगैरह लेंगे कि नहीं? नहीं। जैसे अभी हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में गए थे, तो हम लोगों से एक एफ़िडेविट भराई गई थी, जो कि मैंडेटरी था। उसमें आपको यही लिखना था कि आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए आपको कोई भी दहेज-वहेज नहीं लेना है। तो ये ऐसा मेरा मानना है कि मतलब इको फ्रेंडली शादी करनी है हर तरीके से। नहीं, लेकिन जैसे सर जो जज हो गया तो उसी के अकॉर्डिंग हायर सोसाइटी में मतलब शादी भी वैसी होती है, तो लोग देते भी हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं ये लाइफ़ लर्निंग है मेरा कि मतलब शादी रिलेशन से होती है, ना कि पैसे से होती है। तो सर जैसे जो जूनियर आपका ये वीडियो देख रहा हो, उसको क्या सलाह देना जैसे वो जुडिशरी की तैयारी कर रहा हो, वही देखेंगे ये वीडियो, तो उसको मतलब किस प्रकार से तैयारी करें, थोड़ा उसके बारे में बताइए? सबसे पहले तो मेरा मानना है कि आप इधर-उधर भटके नहीं। भटकना इन द सेंस कि मतलब स्टेट वाइज़। आप पहले टारगेट कर लें 2-3 स्टेट कि आपको किस स्टेट का सिलेबस कंफर्टेबली सूट कर रहा है। पहले स्टेट टारगेट कर लें, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा मतलब बेसिक पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप एलएलबी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो कोशिश करें कि बेयर एक्ट से दोस्ती बनाएँ, क्योंकि बेयर एक्ट थोड़ा कठिन हो जाता है। उसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू करें और कोशिश करें कि आपका एक सर्कल हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना टाइट है ना कि अगर आप सोचेंगे कि मतलब मैं अकेला दौड़ रहा हूँ, ये आपकी भ्रम है। तो कोशिश करिए कि आपका एक सर्कल हो। अगर आपका सर्कल स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कि आप इस प्रिपरेशन जर्नी को आसान बना सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं इस हॉस्टल में एक अपने मित्र के साथ रहता था। अभी वो मित्र है मेरा, सोनू कुमार नाम है, वो भी पीएचडी कैंडिडेट है। हम दोनों मतलब साथ ही में तैयारी की है और हम लोग इस जर्नी को इतना आसान बना दिए थे कि हम लोग को किसी चीज़ के लिए कभी डर नहीं लगता था। तो कोशिश करिए कि आप बैरियर के साथ दोस्ती बनाइए। 1-2 सर्कल बनाइए जो लिटरली पढ़ने वाले लोग हों, जिनको हर जुडिशरी क्रैक करना है। उसके बाद आप जीके जीएस पे ज़्यादा पकड़ बनाइए, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा पेपर है जो आपको एज देता है। एज देने का मतलब आपकी सिलेक्शन को और एनहांस करता है, एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा होती है। तो आप कोशिश करिए कि जीके जीएस को बार-बार पढ़ें और एक बुक को 1000 बार पढ़ सकते हो तो पढ़िए। 1000 बार पढ़िए, इसको पकड़ लेना 1000 शब्द भैया कह दिए। 10 बार 12 बार पढ़ सकते हैं, पढ़िए। वो कहावत है ना कि 10 बुक को 10 बार पढ़ने के अलावा एक बुक को 1000 बार पढ़ लीजिए आप। तो मेरा भी यही मानना है कि किसी एक बुक को पढ़िए, उसको बार-बार पढ़िए और रिवीजन एक ऐसा चीज़ है जो आपको एक मुकाम तक पहुँचा सकता है। तो रिवीजन आपको निरंतर करते रहना पड़ेगा और थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करते रहिए, गाइडेंस लेते रहिए। अब तो यूट्यूब पे मटेरियल के साथ-साथ ऑप्शन बहुत अवेलेबल है। कोशिश करिए कि अगर आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं, तो कोई कोचिंग या किसी यूट्यूबर्स जो टीचर आपको अच्छे लगते हो, उनका आप हेल्प ले सकते हैं। बस यही है। तो भैया इसके लिए आप कोचिंग लिए थे कि सेल्फ स्टडी किए? नहीं, मेरा तो सेल्फ स्टडी रहा है, बट मैं एज़ अ सपोर्ट के लिए कोचिंग परीक्षा मंथन वहाँ पकड़ा हुआ था, ताकि मुझे मेंटरशिप मिलता रहे। क्योंकि ये जो जर्नी होती है ना, जो वैकेंसी नहीं आती है, तो बच्चे के माइंड में थोड़ा-सा उथल-पुथल चलते रहता है। अगर आप कहीं से कोई फ़ोर्स गेन कर रहे हैं, चाहे टीचर हो, चाहे कोई कोचिंग हो, तो आपकी जर्नी हमेशा बैलेंस रहेगी। इसलिए मैंने कहा कि आपको जो लगता हो, पसंदीदा जो कोई यूट्यूब चैनल हो या कोई कोचिंग हो, जो लगता है आपको हेल्प ले सकते हैं आप उससे हेल्प ले लीजिए, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे, ताकि आप हमेशा खुद को चेक एंड बैलेंस कर सकें कि हम ट्रैक पे है कि नहीं है। तो कोचिंग अल्टीमेटली एक मैकेनिज़्म है,
जो आपकी इस मेहनत को और इम्प्रूव कर देता है। बाकी तो अल्टीमेटली सारा तैयारी में आपका हेल्प सेल्फ स्टडी ही करता है। भैया जीएस के लिए आप कौन सी बुक प्रेफर किए थे? जीके जीएस के लिए मैं तो मतलब हिस्ट्री के लिए घटनाचक्र पढ़ा हूँ, ज्योग्राफी के लिए महेश बनवाल की एक वन लाइनर की बुक आती है वो पढ़ा हूँ, और अल्टीमेटली लास्ट में जब मेंस बिहार का था तो उसमें मिसलेनियस पार्ट पूछते हैं ल्यूसेंट से, जो ल्यूसेंट के पीछे जो पिंक पिंक रहता है ब्लॉक बना के, तो लास्ट में वो ल्यूसेंट याद करना पड़ा था। तो वो एकदम हिंदी लैंग्वेज में कहा तो नाम ही याद करा देता, याद होता ही नहीं था। तो वो 10 बार 12 बार जितना बार पढ़िए, कई बार तो मुझे याद है कि मैं अपने ही वॉइस में उसको रिकॉर्ड कर लेता था, ताकि जब भी टहलने जाऊं तो उसी को सुनता रहूं, तब जाके बुक्स के नाम राइटर के नाम याद होते हैं। तो यही है, मतलब घटनाचक्र पढ़ सकते हैं आप, लुसेंट भी पढ़ सकते हैं, और एक बुक आती है महेश बनवाल की, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ये तीनों बुक बेस्ट है मेरे हिसाब से, जिसको जो पसंद आता है वो उसको फॉलो कर सकता है। और भैया मेंस के लिए तो वही बेयरैक्ट वगैरह काम हो हाँ, जाता है। मेंस के लिए आप वही मतलब डायरेक्ट लीजिए, एक परीक्षा में की गाइड आती है, वो गाइड उठाइए और कोशिश करिए इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जितना बार लिखेंगे ना आपका आंसर इन्हांस होगा, और आपको खुद दिखेगा ना कि कैसे इसको और रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेंस जो है वो एक बेसिक लर्निंग है या टेक्निक है कि आपको जो आता है उसको कैसे आप रिफ्लेक्ट करते हैं, कॉपी में आप किस तरह से लिखते हैं जो सामने वाला है उससे आकर्षित हो जाए। बस मेंस जो है उसी का गेम है, और ये प्रैक्टिस करके ही इम्प्रूव हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप किसी कॉपी देके कुछ ज़्यादा गेन कर पाएंगे, आप उससे एक रेफरेंस ले सकते हैं बस। और जितना आप खुद में प्रैक्टिस करेंगे आपको ये समझ में आया कि इसको हम चार्ट बनाए कितना सरल बना सकते हैं, तो जितना ज़्यादा आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो आपको उतना अच्छा मार्क्स देगा। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक बार हमारे बोलने से अपना जर्नी शेयर करने के लिए बोल दिए। अरे थैंक यू यार, मैं तो खुद चाहता हूँ कि मतलब जो मैंने फेस किया है जर्नी में वो बाकी लोग फेस ना करें, क्योंकि ये जर्नी इतनी बड़ी होती है ना, 2 साल 3 साल लोगों का लग जाता है। कई बार सही गाइडेंस और सही नॉलेज आपको प्रॉपर डायरेक्शन में पहुंचा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये संकल्प राज भैया थे जो अभी हाल ही में बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में 55 रैंक हासिल किए हैं। हमने इनसे कुछ जुडिशरी के बारे में बातचीत किया, इन्होंने तैयारी कैसे की, इनकी जर्नी के बारे में। अगर आपको कोई डाउट और भी बचा है जो हमने क्वेश्चन नहीं पूछ पाया, उसके लिए माफी चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम भैया से जुड़े रहेंगे, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।